हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हम आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं। मतलब जो आपका पहला लेसन है एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस थ्योरम के बारे में बताया गया है, उसका न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिख रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। जैसे यहाँ पे है 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ऑफ मास 10 ग्राम ईच are suspended from a point with 2 120 centimeter long strings due to repulsion. Distance between balls is 5 centimeter. Find charge on each ball given that charge on both balls are equal. देखिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहली बात तो अगर हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। और जैसे अगर हमने कोई न्यूमेरिकल पढ़ा, अगर हम उसे चलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे, मे भी सोल्यूशन ना आया, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहला स्टेप कि हमको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम न्यूमेरिकल भी नहीं समझ पाते कि हमें उसकी लैंग्वेज, मतलब न्यूमेरिकल लैंग्वेज ही हमको समझ नहीं आ रही है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ न्यूमेरिकल्स अपने से हम सॉल्व कर सके, अपने से समझ करके हमें अपने समझ में आ जाए, और नहीं भी सॉल्व हो तो कम से कम उसकी लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए कि क्या दिया है और क्या पूछा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहाँ पर 2 छोटे छोटे बॉल्स हैं और वो चार्ज है, उन पर इक्वल चार्ज है। उनको 120 सेंटीमीटर लंबे 2 धागों से किसी पॉइंट से लटकाया गया है, और चूंकि उन पर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगी। जब वो रिपल्स करेंगी तो रिपल्सन के कारण वो रुकी हुई है एक जगह। क्यों रुकी हो आपको बताता हूं मैं अभी। रिपल्सन के कारण उनके बीच जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको दोनों बॉल्स पर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो मैं आपके उसके लिए पहले एक चित्र बनाता हूं बढ़िया सा। जैसे एक हमने कोई रिजिड बेस ले लिया है, यहां से हमने 2 बॉल यहां पे सस्पेंडेड किए हैं। यहां से हम 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं हमारे पास, उनको ऐसे लटकाया गया है। जैसे मैं आपको इसको पहले इनिशियल कंडीशन बना के दिखाता हूं, जब रिपल्स नहीं की थी तब, फिर ओरिजिनल फिगर आपको बना के देता हूं मैं। जैसे आप यूं मान लीजिए कि ऐसे ये दोनों छोटी छोटी बॉल इसीलिए बोला गया है ताकि जब इन पर मान लीजिए चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में आप इनको वर्टिकल मान सके, जबकि दोनों एकदम वर्टिकल नहीं है। लेकिन अगर ये बॉल्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो हम मान सकते हैं कि दोनों धागे वर्टिकल हैं। तो इनिशियल कंडीशन में अगर हम देखें, शुरुआत में जब इस पर चार्ज नहीं था तो यहाँ पर अगर AMG है तो यहाँ पे T को है mg के इक्वल मान सकते हैं। कब? जब इस धागे को आप एकदम वर्टिकल मानेंगे तब T इज इक्वल टू mg है। लेकिन अगर इन पर चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे को रिपल्स करने लगेंगी। तो रिपल्सन के कारण मतलब ये कुछ दूर जाके रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्यों कुछ दूर तक गई फिर उसके बाद रुक गई, ये मैं आपको अगले फिगर में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि रिपल्सन के कारण अगर गोलियां यहां तक आई, जैसे गोलियां यहां तक आकर रुक गई हैं, तो क्यों रुकी मैं आपको बताता हूं अभी। ये मैं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जब चार्ज नहीं था तब वाला बना रहा हूं मैं यहां पे। अब देखिए, जैसे इसका मास अगर m है तो इसका वेट mg यहां काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मास अगर यहां पे इसका भी mg है तो सेम मास सेम वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। अब जो आपका टेंशन है जो टेंशन T है स्ट्रिंग का, वो दोनों में ऐसे काम कर रहा है। मान लीजिए कि इस कंडीशन में जब ये बॉल्स रुक गई हैं रिपल्सन के बाद, ए एंगल जो स्ट्रिंग वर्टिकल से बनाती है वर्टिकल डायरेक्शन से, दैट इज थीटा। तो अगर थीटा है तो यह वाला अगर आप यहां पर एक एंगल, यहां पे एक लाइन बनाए तो ये भी थीटा जाएगा। टी का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा टी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। सेम इसी तरह यहां पर भी आपका बनेगा, ये आपका बनेगा अगर ये थीटा है तो एक कंपोनेंट टी का बनेगा आपका टी कॉस थीटा, और यहां पे ए वाला बनेगा टी साइन थीटा। मतलब अब टी को हम नहीं मानेंगे, हमने टी को ही 2 भागों में तोड़ दिया है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। रिपल्सन फोर्स तो अभी हमने बनाया ही नहीं है।
तो जैसे मान लीजिए कि ये बॉल इसे रिपल्स करती है तो रिपल्सन फोर्स आपका F है। अब जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अगर बात आ जाए तो कुछ नहीं करना हमको, टी कॉस थीटा को mg के इक्वल कर दीजिए, टी F को टी साइन थीटा के इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि F कहां से आया, क्यों रुका हुआ है, टी साइन थीटा ने इसको बैलेंस कैसे किया। अब देखिए, जैसे पहले हम रिपल्सन फोर्स की बात कर लेते हैं। जिस समय दोनों एकदम पास में थे, जब एकदम सटे हुए थे, चार्ज नहीं था, तो इनके बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर ऑफ मास से मेजर करेंगे आप, तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, जब ये चार्ज हो गई, जब दोनों पे चार्ज, मान लीजिए क्यू क्यू चार्ज आपने दोनों पर दे दिया, प्लस क्यू दिया है हमने, प्लस प्लस माइनस माइनस दे सकते हैं, तो इनके बीच एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। शुरुआत में जब आर कम रहेगा तो एफ की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। तो जब इनिशियली इनको चार्ज दिया गया था तो ये दोनों बहुत पास थी, उस समय रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा था, एक दूसरे को रिपल्स करने लगती हैं। तो रिपल्स, लेकिन जब ये रिपल्स करने लगती है तो गोलियां दूर जाने लगती हैं। जब गोलियां दूर जाने लगती है तो आर का मान बढ़ने लगता है और एफ का मान घटने लगता है। मतलब जब ये पास थी, चार्ज आया, रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट किया, रिपल्सन फोर्स की वजह से ही गोलियां दूर जाने लगी, और जैसे जैसे दूर जाने लगी एफ का मान डिक्रीज करने लगा। अब हम टी के बारे में बात करेंगे। जब शुरुआत में ये स्ट्रिंग यहां पे एकदम रही होगी, वर्टिकल एकदम रही होगी, तो थीटा जीरो रहा होगा। अगर आप थीटा को जीरो लेते हैं तो टी कॉस जीरो की वैल्यू 1 आएगी, तो टोटल टी ऊपर माना जाएगा, मतलब टी ऐसे ही रहा होगा। अब थीटा जीरो ले लेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में टी का कोई कंपोनेंट नहीं था। कब? जब ये स्ट्रिंग एकदम वर्टिकल थी तब। लेकिन जब ये बॉल्स एक दूसरे को रिपल्स करने लगती है तो उस कंडीशन में यह स्ट्रिंग ऐसे होने स्ट्रेंथ होने लगती है, तो थीटा उत्पन्न हो जाता है हमारा। अब थीटा की वैल्यू बढ़ने लगती है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ने लगती है तो थीटा की वैल्यू मान लीजिए अगर जीरो है तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो है। जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्ट्रिंग इस तरफ ऐसे ऐसे होगी, बॉल ऐसे ऐसे भागेंगे, स्ट्रिंग ऐसे ऐसे होगी, थीटा बढ़ेगा। और जब थीटा बढ़ेगा, 0 से 90 की ओर भाग रहा है, वो 90 हो नहीं पाएगा, 0 से 90 की ओर जब भाग रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 से बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर टेंड करने लगी। इसका मतलब जैसे जैसे बॉल इधर जाएगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब टी साइन थीटा बढ़ते जाएगा। अब मैं दोनों चीजों को साथ में बताता हूं। जब ये बॉल्स एकदम पास थे तो एफ ज्यादा था और टी साइन थीटा जीरो था। लेकिन जब बॉल्स दूर जाने लगे तो टी साइन थीटा बढ़ने लगा और एफ घटने लगा। एक सिचुएशन में एफ और टी साइन थीटा दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अब इस पर जैसे हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा देंगे तो ना ये इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो जिस सिचुएशन में टी साइन थीटा एफ के इक्वल हो जाता है उस समय ये बॉल्स रुक जाती हैं। और इस समय इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। इस समय इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब ये बॉल ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो टी कॉस थीटा तो mg के बराबर है ही। तो अब इतनी मेहनत हमको, जैसे फिगर हम तभी बना पाएंगे जितना मैंने अभी आपको बताया, जब उतना हम समझते रहेंगे तभी इसे बना पाएंगे, नहीं तो अगर हम रटने की कोशिश करेंगे तो हम इसे रट नहीं पाएंगे। अब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। बस कुछ नहीं करना, टी कॉस थीटा को mg के इक्वल कर देंगे, एफ को टी साइन थीटा के इक्वल कर देंगे, एफ एक रिपल्सन फोर्स है, एफ की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद हम क्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन ईच बॉल इक्वल टू प्लस क्यू। आप दोनों पर माइनस क्यू भी ले सकते हैं। अब ये आप स्ट्रिंग टेंशन टी थीटा उटा सब हम मान लेंगे। लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखूंगा, बोर्ड है मेरा बहुत छोटा, जगह है बहुत कम यहाँ पे, तो लैंग्वेज आप अपने से लिखें। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसा कि आप जानते हैं कि टी साइन थीटा एफ के इक्वल है, एफ रिपल्सन फोर्स है, एफ के इक्वल है, एंड टी कॉस थीटा आप जो है टी कॉस थीटा आपका mg के इक्वल है। m की वैल्यू वहां पर आपको दी गई है 10 ग्राम, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं उसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। आप इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपान एम जी। अब ये हम टेन थीटा हमारा हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपान एम जी। अभी अब हम जानते हैं एफ है हमारा रिपल्सन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर और इंटू 1/mg। हमको इसी q की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हम 9×10⁹ रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा हुआ tan थीटा, ए आर स्क्वायर आप ऊपर उठा लाओ, यहाँ पे आर स्क्वायर और mg भी आप उठा लाओ, mg आर स्क्वायर और mg आर स्क्वायर ऊपर चला आएगा और यहाँ पे tan थीटा पहले से है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9×10⁹ और ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब जो है इन नीचे चला आएगा आपका, तो यहाँ से आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी एम जी आर स्क्वायर tan थीटा अपान 9×10⁹। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू रख के हमें इसे सॉल्व कर लेना है। हमारे पास एम है, जी है, आर है, tan थीटा हम निकालेंगे। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। अब जैसे यहाँ तक आपने देख रखा है, मेरे पास जगह की शॉर्टेज है तो मैं अभी से हटा दूंगा। tan थीटा आपको बताता हूँ पहले मैं। ये ट्राइंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल को आप यहाँ पे अलग कर लीजिए ऐसे। ये एंगल आपका थीटा है, आप देख रहे हैं। ये आपका है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और ये आपका है 5/2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा कैलकुलेट सॉरी यहां से पहले हमारा साइन थीटा निकल पाएगा। पहले हम साइन निकाल पाएंगे। साइन थीटा लिखेंगे या तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो आपका 5/2 इंटू 120 आएगा आपका। तो ये पूरा आपका बन जाएगा 1/48। अब आप इससे अगर tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू जो आएगी आपकी, इसको आप परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करते हैं अगर, इसे मैं यहीं पे डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू एक मिनट निकाल लेते हैं, तो जगह की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। तो जैसे tan थीटा आपका बन जाएगा 1 परपेंडिकुलर आपका बेस होता है, बेस हम निकाल लेंगे तो 48 स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा tan थीटा की वैल्यू। अब जैसे कि आप इसे सॉल्व करना चाहें तो बड़े आसानी से सॉल्व ही कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में 48 स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 स्क्वायर मान लीजिए। आप स्क्वायर को सेपरेट को रूट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार सेपरेट कर दो, ये आपका बन जाएगा 49 इंटू 47। 49 इंटू 47 बन गया है यार। मैं इसे ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह इसे हटाना है ये मुझे। अब देखिए मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे वहाँ पे हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/रूट में 49 इंटू, मैंने एक बार उसे ऐड कर दिया, एक बार सेपरेट कर देंगे 47। ये आपका आ जाएगा 1/49 जो हो जाएगा आपका 7 इंटू 47। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। देखिए यूजिंग एम इसको एक मिनट लिख देते हैं हम उसको, गिवन एम इज इक्वल टू 10 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻² किलोग्राम, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो आप वहाँ से देखेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू, एम की वैल्यू आपकी है 10⁻⁻²,
G की वैल्यू है 9.8 और R आपका है 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपान, अभी tan थीटा मैं रख रहा हूँ, 9 इंटू 10⁻9 इंटू tan थीटा की वैल्यू है 1/7 अंडर रूट 47। आप इसे पूरा सॉल्व करिए। जब यहाँ से आप इसे पूरा सॉल्व करिए और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.38 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। आई होप कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, कैलकुलेशन मैं करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको सॉल्व करिए। मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपको मिलेगी 2.38 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। मतलब यहाँ पर या तो दोनों पर इतना प्लस चार्ज होगा या तो दोनों पर इतना माइनस चार्ज होगा। मतलब आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, प्लस प्लस भी रिपल्स करेगा, माइनस माइनस भी रिपल्स करेगा। अब आप इस क्वेश्चन में आपसे टेंशन टी भी पूछ सकता था, तो जो आपकी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड थी जिसमें आपने टी cos थीटा और टी sin थीटा लिया था, उन दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो वहां से थीटा गायब हो जाएगा, टी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था। अब मैं आपको दूसरे न्यूमेरिकल ले आता हूं। तो हमारा तो आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, चार्ज -2Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सेंट्रॉयड O। जैसे यहाँ पर हमें ABC एक इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसके प्रत्येक कोने पर -2Q चार्ज रखा हुआ है, तो इसके सेंट्रॉयड O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम इसका आंसर बता सकते हैं बिना इसे सॉल्व किए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ सकता है आपके। जैसे आप यूं समझिए कि इक्विलैटरल है, तो इसके हर कॉर्नर से इसकी सेंट्रॉयड की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो उसे तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं, फिलहाल हम उसे निकाल सकते हैं बाकायदे, आराम से मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो डिस्टेंस इक्वल है। अब डिस्टेंस इक्वल है तो इन तीनों के कारण यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन सबके अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है। अब इसका मतलब इक्वल है तो एक ही पॉइंट पर अगर तीन इक्वल वेक्टर्स होते हैं और वो एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाए तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो यहां पर O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है जीरो। मैं इसे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जैसे आप यूं समझो कि यहां पर आप मन में अपने कोई +Q0 चार्ज रख लो ऐसे, तो प्लस माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस भी प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो यहां पर इंटेंसिटी ए कॉर्नर के कारण आपको मिलेगी, ए आपको E1 इस डायरेक्शन में यहां पर मिलेगी और यहां पे आपको E2 यहां मिलेगी, E2 और यहां पे आपको E3 मिलेगी। लेकिन अब आप ये तीनों इक्वल हैं, आप मान लीजिए कि यहां पे E1 E2 E3 तीनों इक्वल हैं। अब देखिए, तो आप चाहो तो OA OB OC निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे नहीं निकालूंगा क्योंकि इसे बिना निकाले जीरो किया जा सकता है। अब हम लिखेंगे इसे, सिंस ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। इसे हमने मान लिया है कि R, OA OB इक्वल, हमने इसे R ले लिया है। अब तब बोलेंगे कि हाँ ओके, अब देखिए दो चार्ज भी इक्वल हैं, तब आप ये भी कह सकते हैं कि F E1 E2 एंड E3 आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at O due to charge on points A, B and C respectively, then मतलब हमने मान लिया, लैंग्वेज हटाई जा सकती थी,
जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 है वेक्टर फॉर्म में, तो इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे क्योंकि OA OB OC इक्वल है, चार्ज भी सेम है। तब बोलेंगे E1 क्या कहते हैं, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। ये इक्वल इसलिए हो रहा है, इक्वल इसलिए हो गया है क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है, दोनों पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी, तो इसलिए E1 E2 E3 इक्वल हो गया है। आप चाहो तो इसे E ले सकते हो, लेट। अब देखिए इनके बीच का जो एंगल है आपका, ये आपका है 60 डिग्री, सॉरी 120, यहाँ पे आपको 120 मिलेगा। मैं आपको इसका डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ऐसे। जैसे यह E1 है, यह आपका E2 है, ये आपका E2 है और यह आपका E3 है। तो जैसे आप यहाँ पे कैसे लाइन खींच दो, तो पूरा एंगल 120 था, क्योंकि 60 थे, आप ज्योमेट्री से निकालेंगे। देखिए मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं, ये पूरा 60 था, हाफ हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये दोनों 30, टोटल 180 था, तो 30 60 हुआ, 180 में 60 घटाएंगे 120 आएगा। ये तीनों एंगल 120 हैं, ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो जैसे आपका एंगल 120 था और ये भी एंगल 120 था, तो अब देखिए अगर यह एंगल आपका 90 हो जाता है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल जो आपका है, ये वाला एंगल, ये आपको मिलेगा 30, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, आप इनके कंपोनेंट निकालते हैं। अब ये आप ऐसे कर लो, जैसे कि E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लीजिए आप, तो E2 और E3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो जस्ट जो है E1 के इक्वल और उसके अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि E1 की वैल्यू E के इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं कि या तो हम कंपोनेंट तरीके से निकाल लें, या E2 और E3 का रिजल्टेंट, हम E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब एक कंपोनेंट मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं तब भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा E2 cos 30 और यहाँ पे आपको मिलेगा E3 जो है cos 30, और यहाँ पर आपको मिलेगा E2 sin 30, E3 sin 30। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो E1 के बराबर जाएगा, ये दोनों डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप कंपोनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास एक दूसरा तरीका है, हम जैसे इस फिगर को यहाँ पे आप देखें, जैसे आपने इसे बना रखा था अभी, ये थोड़ा सा इसको ऐसे हम 120 टाइप दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है, इनमें से किसी दो का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर है। अगर आप इसका रिजल्टेंट E2 और E3 का बनाएंगे तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा, E2 और E3 का रिजल्टेंट। तो हम एक काम करते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं E2 एंड E3 का। रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E3, E2 एंड E3 अगर आप निकालते हैं तो इसको हम बोल देते हैं E23 का नाम दे दीजिए, E23 इक्वल टू E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस 2 E2 E3 इंटू cos 120, क्योंकि इनके बीच का जो ए एंगल है ये आपका 120 है, 120। अब इसे हम कैलकुलेट करें, इसे मैं हटा रहा हूं, मुझे जगह की जरूरत है। अब E23 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस वैल्यू आपने E ली है, तो E स्क्वायर और E स्क्वायर प्लस 2E cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा यह 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर इक्वल टू E। तो E23 की वैल्यू E के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे जो आपका E23 है ये E1 के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी इक्वल हो, सॉरी उनका रिजल्टेंट उनके एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अब ये एंगल 120 पे है, तो ठीक ऐसे 120 को आधा कर देगा, यहाँ पे काम करेगा वो बीच में। तो E23 E1 के इक्वल हो गया। अब सिंस E23
इज इक्वल टू माइनस E1, तो इसको आप इधर कर लेंगे तो E23 प्लस E1 इक्वल टू 0। E23 जो है आपका E2 और E3 का रिजल्टेंट है, तो इस तरह से आपका जो तीनों का रिजल्टेंट है वो 0 आ जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसे हम लोग देखकर बता सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं बड़ी आसानी से, उसे हम लैंग्वेज देने लगे तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन ये सॉल्व इसी तरह से होगा। या तो कंपोनेंट मेथड से अप्लाई सॉल्व करिए, या तो आप इसे मतलब इस तरह से 2 का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर करिए। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतर तरीका है कि आप यूं समझिए कि जैसे कि आप ये दिखा दें कि ट्राइंगल रूल से आप दिखा दें, ट्राइंगल रूल आप बैलेंस करा दीजिए, अपने आप बन जाएगा। जैसे आप इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे इसको उठाओ यहाँ पे शिफ्ट कर दो ऐसे, और तब ये गायब हो गया। इसको उठाओ आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो ऐसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा। इस कंडीशन में इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होता है। तो इस तरह से हम कई तरह से देख रहे हैं कि ओ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये मैंने कैलकुलेट किया इसलिए काफ़ी समय लगा, ऑब्जेक्टिव था 30 से 35 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपने तीसरे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम एंड प्लस 10 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम आर एट डिस्टेंस 1 मीटर, एट विच पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। क्वेश्चन समझिए पहले। जैसे कि यहां पर उन्होंने दे रखा है कि 2 चार्ज है हमारे पास, एक ले लीजिए Q1 और एक ले लीजिए Q2। तो जो Q1 है, Q1 की वैल्यू हमारे लिए है प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और Q2 इज इक्वल टू है प्लस 10 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। R इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमको 1 मीटर दिया हुआ है। दोनों को मिलाने वाली रेखा पर लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस, इसके किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, तो इनको मिलाने वाली लाइन तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, तो पॉइंट अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है जिस पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी। लेकिन आपको एक बात बता दें, इस बात का ध्यान रखें, जब दोनों सेम नेचर के होते हैं तो लाइन इनके बीच, वो पॉइंट इनके बीच में होता है। अगर ये अपोजिट नेचर के होंगे तो वह पॉइंट मतलब इनके बीच में नहीं मिलेगा, इस तरफ या इस तरफ मिलेगा, डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो फिलहाल ये दोनों सेम नेचर के हैं तो पॉइंट हमको बीच में मिलना है। जैसे Q1 की वैल्यू 5 है, I10 में है, तो Q1 की वैल्यू कम है, Q2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो पॉइंट Q1 के ज़्यादा करीब होगा। फिलहाल आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ P, तो पॉइंट P पर मैं मान रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो Q1 के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगी। कैसे? मन में प्लस चार्ज इमेजिन करिए, ऑब्जर्वेशन चार्ज प्लस प्लस को रिपल्स करेगा, A प्लस इधर रिपल्स करेगा, तो Q1 के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और Q2 के कारण इधर होगी। इन दोनों के बीच के हर पॉइंट पर अपोजिट तो होगी ही, लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर E1 E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं, तो अपोजिट तो है ही, इक्वल भी हो जाएंगे अगर, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट P है। अब इसकी डिस्टेंस आप यहां से ले लीजिए x, यहां से x है तो यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस x। तो अब ले लेते हैं कि लेट एट डिस्टेंस x फ्रॉम फर्स्ट चार्ज इंटेंसिटी इज 0। अब लैंग्वेज लेंगे हम कि लेट ड्यू टू चार्ज Q1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E1 एंड ड्यू टू Q2 दैट इट इज E2, ओके, एंड फॉर 0 इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू E2। लेकिन मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए, फॉर जीरो इंटेंसिटी at point P E1 is equal to E2 अपोजिट तो है ही, मैंने भी एक्सप्लेन किया आपको।
तो E1 की वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान एक्स स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान, यहाँ पे डिस्टेंस का काम 1 माइनस एक्स करेगा। ओके, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इससे पूरा है कैंसिल कर दीजिए आप। Q1 की वैल्यू जो है Q1 आपका है 5 × 10 पावर माइनस 19, 5 × 10 पावर माइनस 19 एंड एक्स स्क्वायर एक्स हमको कैलकुलेट करना है। Q2 है आपका 10 × 10 पावर माइनस 19 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिलहाल इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी स्मार्ट है। अब यहाँ पे इसको इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 टाइम जाएगा वहाँ पे, तो मैं भी इधर हटाने जा रहा हूँ, मुझे जगह की ज़रूरत है। अब जैसे आप अगली लाइन अगर आप लिखते हैं तो 5 2 = 10, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स। हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये आपका मिलेगा √2 अपान 1 माइनस एक्स। हमने स्क्वायर तोड़ा नहीं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपको मिलेगा ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2x। इसको उधर कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू √2x प्लस एक्स, फिर 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो x, फिर 1 अपान √2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, देन x इज इक्वल टू √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू √2 माइनस 1। अब देखो एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.41 माइनस 1, और यहाँ पे 2 माइनस 1 चला जाएगा। तो इस तरह से मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आएगा 0.414 मीटर और 141.4 सेंटीमीटर। ओके, देन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज एट डिस्टेंस 41.4 सेंटीमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 2 स्मॉल balls having charge 80/3 × 10 power minus 19 coulomb and 160/3 × 10 power minus 19 coulomb at distance 0.10 मीटर इन एयर। एयर में रखे हैं, ये दो चार्ज हैं, 0.10 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। बहुत ही आसान, बस वैल्यू रखनी है। दूसरा वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाँ, पहले वाले न्यूमेरिकल उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे हैं बस। इफ बॉल्स आर कनेक्टेड विथ अ वायर फॉर मूवमेंट, दूसरी कंडीशन है कि अगर एक वायर के जरिए दोनों बॉल्स को थोड़ी देर के लिए जोड़ दिया जाए तब उनके बीच कितना बल लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट, इसे हम दो कंडीशन में लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, हमारे पास दोनों बॉल्स हैं, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है। तो यहां पर हम अपना ले लेते हैं यहां से कि जैसे हमें दिया हुआ है कि Q1 जो है हमारा 80/3 × 10 पावर, पहले मैं इसे लिख दूं Q1 Q2, Q1 इज इक्वल टू 80/3 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 160/3 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और R है 0.10 मीटर। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है। तो फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, अब देखिए नंबर 1 जो है हम इसमें फर्स्ट कंडीशन मान के चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज। इसका डायग्राम आप चाहें तो बना लें।
इसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ इतने में। जैसे आपके पास एक चार्ज है आपका Q1 है और एक चार्ज आपका है Q2, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो R है। बस इतना है, इसमें कुछ नहीं है। चार्ज तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, तो F इज टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये आपका रिपल्सन फोर्स है R²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9 और Q1 की वैल्यू आपकी है 80/3 × 10⁻9। R² आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, तो R की वैल्यू कितनी है 0.10, मतलब 10⁻⁻1 बोल सकते हैं आप इसको, 10⁻⁻1 मीटर। तो आपका 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया। Q आपका है 80/3 × 10⁻⁹ और ये आपका है 160/3 × 10⁻⁹। मतलब यही Q1 Q2 की वैल्यू रखी है मैंने। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। आई होप कि कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लिए। कुछ है नहीं आपका, 3 3 9 9 9 कैंसिल कर दीजिए और 16 और 8 का 128 आएगा। बस आपको पावर सेट करनी पड़ेंगे बस। तो 1.28 × 10⁻³ न्यूटन। सेकेंड कंडीशन है कि इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया जाता है। जब वायर से जोड़ दिया जाएगा तो चार्ज फ्लो कर बैठेगा और तब एक से दूसरे ओर जाने लगेगा, ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर। एक्चुअली हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे कि चार्ज अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर भागता है, लेकिन चूंकि दोनों बॉल्स एक जैसी हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा चार्ज वाले से कम चार्ज वाले की ओर जाएगा तब तक जब तक दोनों के चार्ज इक्वल नहीं हो जाते। तो अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे तो सेकेंड कंडीशन में दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएंगे, मतलब दोनों का मिलाकर जितना है उसका आधा इसके पास होगा, आधा इसके पास। अब जैसे मान लीजिए कि इसके पास 7 है, इसके पास 13 है, तो 13 7 हो गया 20, तो बराबर का मतलब हुआ 10 इसके पास होगा, 10 इसके पास होगा। तो अगर मान लीजिए कि Q1 आपका कम है, Q2 ज़्यादा है, तो Q2 से चार्ज Q1 तक तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर नहीं हो जाते। बराबर मतलब दोनों का जो सम है उसका आधा इसके पास होगा, आधा इसके पास होगा। तो हम सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं। इसकी वैल्यू आप नोट किए रहिएगा, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी रखने के लिए। सेकेंड कंडीशन है, अब देखिए हम आते हैं अपने सेकेंड कंडीशन पे। जैसे कि इफ balls are connected with a wire for a moment, then जैसे देखिए कि यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब चार्ज जो है मतलब जो चार्ज है हमारा अधिक चार्ज वाले से कम चार्ज की ओर आने लगेगा। कब तक? जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर नहीं हो जाते हैं। मैं इसे रिपीट कर दूं फिर से कि बेसिक ये कंसेप्ट है कि चार्ज हमेशा अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, लेकिन दोनों बॉल्स सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि चार्ज अधिक चार्ज वाले से कम चार्ज की ओर फ्लो करेगा तब तक जब तक कि दोनों के चार्ज इक्वल नहीं हो जाते। जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि जैसे इस पर 13 है, इस पर 7 है, तो 13 7 20 हो गया। तो चार्ज अगर फ्लो करेगा तो 10 10 की बराबरी हो जाएगी, मतलब 13 7 20, 20 का आधा इसके पास, आधा इसके पास। इसका मतलब जब इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो Q1 प्लस Q2 चार्ज इसके पास आएगा, Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 अपान 2 का आधा इसके पास आएगा। डिस्टेंस इनके बीच R अभी भी बनी है। देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज। तो अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 अपान 2 और Q1 प्लस Q2 अपान 2 का होल स्क्वायर अपान R²। तो हो जाएगा 9 × 10 की घात 9। R की वैल्यू आपका वही है 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ये आपका है Q1 प्लस Q2 अपान 2 का होल स्क्वायर।
तो F इजिकल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 9/4 इंटू 10 पावर 11 इंटू 80/3 इंटू 10 पावर -9 प्लस 160/3 इंटू 10 पावर -9 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा। जिसे ये 240/3 80/3 अंदर आएगा। आप होल स्क्वायर करिए, सॉल्व करिए और इसका आंसर आपको मिलेगा 1.44 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, इसे हम बहुत 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ अल्फा मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट इज द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्वेश्चन है हमारा और मास ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल दिया हुआ है एंड चार्ज जो है अल्फा जो चार्ज आपका है, चार्ज इज इक्वल टू +3.2 × 10⁻19। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा मॉलिक्यूल बोलते हैं, मतलब हीलियम के नाभिक को। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा अल्फा मॉलिक्यूल है, ये अल्फा मॉलिक्यूल है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अर्थ इसको नीचे खींचेगी तो एक फोर्स चाहिए कि जो कि ऊपर की ओर हो। इसका मतलब अब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाना चाहिए कि उसकी प्लस चार्ज यहाँ पर हो, माइनस चार्ज यहाँ पे हो, जिससे किस पर फोर्स ऊपर की ओर लग सके और हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी प्लस से माइनस की ओर होती है। और हमने पढ़ भी रखा है, आगे हम पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है mg, और अगर इसका चार्ज जो F इस पर काम करेगा दैट इज E इंटू क्यू। अब देखिए, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है कि EQ mg के इक्वल है, तब ये अल्फा मॉलिक्यूल को यहाँ पे बैलेंस किया जा सकता है। ये जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस प्लेट नीचे होती, प्लस ऊपर होता। तो इस तरह से इस सवाल को मैं बताकर आपको इस तरह के कई सवालों को बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किसी मतलब ऐसे मॉलिक्यूल को जो है बैलेंस करना है जिससे अर्थ खींच रही है, तो प्लेटें ऐसे रखनी पड़ेगी तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर कंडीशन में अपवर्ड डायरेक्शन में ही काम करे। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन पढ़ी है, E = F/Q0 होता है, तो हमारा इसका चार्ज Q0 नहीं, अगर Q लेते हैं तो E = F/Q, तो Q इधर चला आएगा, तो F = बनेगा आपका E × Q। अब देखिए सॉल्यूशन है हमारे पास इसका, जो हमें इसका चार्ज दिया है +3.2 × 10 पावर -19 कूलम एंड मास ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल दिया है 6.68 × 10 पावर -27 किलोग्राम। अब देखिए, अब इफ अल्फा molecule is balanced then आप बोल सकते हैं कि F जो है इलेक्ट्रिक फोर्स E × Q = M × G, then E = mg/Q। तो E की वैल्यू E = M की वैल्यू है आपकी 6.68 × 10 पावर -27 और G की वैल्यू है 9.8 इंटू Q की वैल्यू है आपका 3.2 × 10 पावर -19। ये हमारे Q की वैल्यू है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो 2 × 10 पावर -7 न्यूटन पर कूलम मिलेगा और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड। तो इस तरह से हमने 5 न्यूमेरिकल किए जो बहुत अच्छे थे और लगभग आप न्यूमेरिकल अपने सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी पढ़ाई भी तभी पूरी होती है जब हम लगभग न्यूमेरिकल अपने से सॉल्व कर पाएँ। अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल अपने से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप अपने से न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछने हो तो प्लीज़ हमसे पूछ भी सकते हैं आप कमेंट करके,
या आप मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो है बेल ज़रूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।